Today I'm back with my new podcast, Beyond the Crown. Let's welcome the 1973 83. 73 तो 73 होता है 83 मैम थोड़ा ब्रेक ले लो, वो ना नहीं इतने नाम आ गए ना। हाँ वो अटक रहा है। कॉन्सेप्ट पता लग गया। ठीक है, पर ये शोर आ रहा है बीच, फिर ये रहेगा। हमारे ना चलते 1 घंटे का होगा हमारा। थोड़ा लाउड बोलना है, स्टार्टिंग से करना है। टेल मी अ जोक। एंड मैम बच्चों के डिपार्टमेंट से कपड़े खरीद सकते हैं जबरदस्ती। मॉडल कोई सुन रहे हो तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। अभी वो चेंज करेंगे कार्ड। अच्छा। मेरा भी गला सूख रहा था बहुत ज्यादा। बस हमारा पर लास्ट हमारे क्वेश्चन सवाल है। भी तो ऐसे हैं। हाँ। जवाब तो है। क्या आपको लगता है कि सच में ये जो पैजेंट्स है ये बियॉन्ड द ब्यूटी है? पैजेंट इंडस्ट्री स्टार्ट कैसे हुआ? एक्चुअली अगर आप गहराई से देखें तो पैजेंट इंडस्ट्री ना बहुत जड़ें उसकी गहरी हैं। ग्रीक्स एरा में विमेन की पावर को और उसकी सुंदरता को नापा तोला जाता था, उनको गॉडेसेस का रोल दिया जाता था। ओके, सिर्फ पैजेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे विनर्स को क्राउन पहनाया जाता है, उसी के साथ उसको नवाजा जाता है। इसका रीजन क्या है? ये पैजेंट गर्ल के लिए एक बड़े मान की बात है मतलब अक्सर पेरेंट्स भी पूछते हैं कि ये इंडस्ट्री सेफ है। कि ऐसी कौन सी लाइन में जिसमें अच्छे और बुरे लोग नहीं होते। हर इंडस्ट्री के अपने रिस्क्स होते हैं, आपके अपने संस्कारों पे भी डिपेंड करता है। आपके तो ऐसी कौन सी एक मिस्टेक है जो कॉमन कंटेस्टेंट्स सेम मिस्टेक करता है? कि दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ ब्यूटी क्वीन थे, तो आप किसी की कॉपी तो बनिए ही मत। जबरदस्ती इस टाइप से। मतलब अक्सर लोगों का माइंडसेट रहता है आज हम विनर बने, कल से हम बिल्कुल स्टार बन जाएंगे, मूवीज में आ जाएंगे। कई बस क्राउन लेके घर बैठ गए और सोचते कि काम खुद ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन कई बार आपको खुद भी काम ढूंढना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। लोगों को ना शायद पैजेंट इंडस्ट्री एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री में फर्क नहीं पता। हाँ, मॉडलिंग की अगर हम बात बढ़े तो आप किसी और के सपने को जी रहे हैं। जी। पैजेंट की बात करें तो आप अपने सपने को जी रहे हैं। मैम अगर आपको मॉडल को वन वर्ड में मतलब उसको डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या करें? मॉडल को मैं बोलूंगी वॉकिंग टॉकिंग हैंगर्स। ना स्टूडेंट्स तब तक आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं जब तक उसको लगता है कि मेरे को कोई काम है या मतलब है। आपने मेरी दुखती रंग पे हाथ रख दिया। आपको भी अपने दिल से उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काट के उन्हें रिलीज करना पड़ता है। को ऐसा बहुत बुरा लगा कि उस बच्चे पे मैंने इतनी मेहनत करी है। आप भी मेरी तरह से अब सोचना शुरू कर दीजिए। Hello everyone, my name is Hardeep Arora. I'm a fashion choreographer, pageant coach and the director of Maven Miss Plus Size India International, India's first plus size beauty pageant. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उन लड़कियों को चांस दिया जाता है जिनको आज तक अपनी बॉडी वेट और साइज़ की वजह से हमेशा नेगेटिविटी मिली, बट अब और नहीं। टुडे आई एम बैक विद माई न्यू पॉडकास्ट बियॉन्ड द क्राउन। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है जिनसे हम पूछेंगे अबाउट द पैजेंट इंडस्ट्री। With the great respect and immense love, let's welcome Lieutenant Rita Gangwani ma'am, who has not only shaped the dreams of many, but has also redefined the confidence and self-worth. So hello ma'am. थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। So आज हम बहुत बेसब्री से जानना चाहते हैं what Rita Gangwani has to say about the Rita Gangwani. द रीटा गंगवानी, आपकी जो नज़रों में आपने कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पेक्ट। आप सब की तरह एक नॉर्मल इंसान है, बस मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची है जो आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आज देख रहे हैं। ज़िंदगी में ऊंचाइयां, नीचाइयां, कुछ थपेड़े जब कोई इंसान खाता है ना तो वो आपको तराशता है, तो वही तराशी हुई रीटा गंगवानी आज आपके सामने है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम कि आज आप हमसे मिल रहे जी। हैं एंड आपने अपना टाइम दिया कि आज हम बहुत डीप से इंडस्ट्री के बारे में बात कर सके। बिल्कुल। तो कुछ शुरू करें तो उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है पैजेंट इंडस्ट्री के बारे में, अगर जी। आप ऑडियंस को उसके बारे में कुछ बताना चाहें। बिल्कुल। ये किताब जो मैंने लिखी है ये फॉरवर्डेड है सुष्मिता सेन से, जो कि हमारी प्रीवियस मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। कॉन्सेप्ट क्या था इस किताब के बारे में कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो छोटे छोटे गांव में हैं, दूर हैं, बहुत मुझ तक पहुंच नहीं पाते हैं, या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो घर बैठे पैजेंट की तैयारी कैसे करें। सो पर्पज़ यही था कि इस किताब में वो इन्फॉर्मेशन दी जाए कि वो घर बैठ के पैजेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसको सीख सकें। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सुष्मिता सेन कि उन्होंने इसका फॉरवर्ड दिया, मैन्युस्क्रिप्ट उसका पढ़ा और उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि किताब पैजेंट इंडस्ट्री में बच्चों को बहुत काम आएगी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना हेल्प करा उन बच्चों के लिए कि जो उसको रीड करके
आगे बढ़ पाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो अगर हम पैजन इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँगा मैम ने बहुत सारी फीमेल्स को अपनी ट्रेनिंग्स के साथ ट्रेन करके दुनिया के सबसे बड़े ब्यूटी पैजेंट्स के प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया है। तो मैम अगर हम बात करें आपके स्टार्टिंग डेज में तो प्लीज़ आप बताएं कि आर्मी बैकग्राउंड से पैजेंट इंडस्ट्री में आना ये सफ़र कैसा था? ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, हर कोई मुझसे पूछता है और बड़ा सरप्राइज होता है कि आर्मी से आप इस ग्लैमर वर्ल्ड में कैसे आए। तो पहले तो मैं बताऊंगी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे करना क्या पड़ा। जी। हमारे आर्मी में एक सब्जेक्ट लगता है OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। जैसे ऑफिसर्स को उठना बैठना, लोगों से कैसे बिहेव करना है, वगैरह वगैरह चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वही जब मैं सिविल लाइफ में अपने फ्रेंड्स को सिखाती थी तो मुझे लगता था कि एक कॉमन मैन को वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। जी। तो तब पता नहीं था कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है, लेकिन मैं उन्होंने वो सिखाना शुरू करी और धीरे 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 सिखाते सिखाते इधर तक पहुंच गई। लेकिन अगर एक्चुअली हम देखें तो आर्मी में और ग्लैमर वर्ल्ड में दोनों में फ़र्क बहुत कम है। फ़र्क क्या है कि फ़र्क नहीं है, मतलब बेसिक अगर मैं देखूं तो मैं ये कहूँगी कि दोनों का पर्पस एक ही है। Okay. दोनों की वैल्यू एक ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे मैं जो कैडेट्स हैं उनकी फैमिली को देखभाल करती थी और जो कि देश को डिफेंड करते हैं, और यहाँ पे मैं उन लोगों को हेल्प करती हूँ जो देश का नाम ऊंचा लेके जाते हैं। जी। तो दोनों देश की सेवा है। आई थिंक चाहे आप आर्मी की यूनिफॉर्म बोल दें या चाहे आप पैजेंट का गाउन बोल दें, ये दोनों यूनिफॉर्म्स ही हैं जो अपने अपने रोल अदा करती हैं। तो मैं उन दोनों रोल्स में फिट होने की कोशिश करी है। वेरी नाइस। तो मैम आपका क्या बैकग्राउंड रहा था आर्मी बैकग्राउंड में? आपने मतलब वहाँ पे आपकी जर्नी कैसी थी? आर्मी की जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि जिस वक्त मैंने आर्मी ज्वाइन किया था बहुत कम ऐसे मैं कहूँगी प्रोफाइल्स थे जिसमें कि गर्ल्स जा सकती थी। आइदर यू गो एज अ डॉक्टर और यू गो एज अ नर्सिंग ऑफिसर। ओके। सो ये रास्ते थे जाने के, एंड वंस आई गॉट इनटू दैट, हालांकि उसमें आर्मी में जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके बोर्ड्स होते हैं, जो आपका मेडिकल बोर्ड होता है, उससे निकलने के बाद जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है, आई थिंक ये ट्रेनिंग ऐसी है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। इट डेवलप्स यू नॉट फ्रॉम इनसाइड आउट, फ्रॉम आउटसाइड इन एज वेल। Okay. एंड दे से यू कैन टेक अ पर्सन आउट ऑफ द आर्मी बट यू कैन नॉट टेक द आर्मी आउट ऑफ अ पर्सन। तो आज तक वही हालात मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब की बहुत बुरी आदत है, हम कहीं वक्त पे नहीं पहुंचते, लेकिन हम आर्मी वाले हमेशा पहले पहुंचते, तो कई बार बत्तियां भी मुझे ऑन करनी पड़ती है। सो एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। वेरी नाइस। सो मैम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आप भी और मैं भी, हम दोनों ही शॉर्ट हाइटेड हैं। हाँ जी। क्या आपको लाइफ में इसके लिए कभी चैलेंज या कॉर्नर्ड फील हुआ है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपने उसको कैसे ओवर पावर करा है या उससे आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? चैलेंजेस तो बहुत रहे हैं, और मैंने अपने बहुत से टॉक्स में भी बताया कि मैं बचपन में ठेंगू, बोनी, तरह तरह के नामों से जानी जाती थी। और मुझे मेरी एक टीचर ने सिखाया कि हर एक इंसान की वैल्यू होती है, और तुम अपनी वैल्यू को जिस दिन पहचानोगी उसके बाद दुनिया आपको आपकी वैल्यू से पहचानेगी। और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम ही खुद को बुरा बोलते हैं। Yes. तो खुद को पहले अच्छा बोलना सीखिए। तो मैंने मैडम के बोलने से जो उनके शब्द थे, डू नॉट मेक एनीबडी एल्सेस ओपिनियन योर ओन रियलिटी, किसी की सोच को अपनी सच्चाई मत मान लो, अपनी वर्थ को आप खुद पहचानो। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। लेकिन जो चैलेंजेस की बात आती है वो अभी भी आती है। जब मैं फ़्लाइट में ट्रैवल करती हूँ तो कई बार मेरा हाथ नहीं पहुँचता कि मैं ऊपर सामान रखूँ, कोई मदद करने के लिए नहीं होता, तो कई बार सीट पे चढ़ के सामान रखना पड़ता है। और भी ऐसे कई चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि एक कंपटीशन में मैं गई थी, जहाँ पे कंपटीशन कहिए या ऑडिशन कहिए, जिसमें वो कोई लीडिंग लेडी ढूंढ रहे थे। मुझे लगा मुझ में स्किल है, लेकिन मैं जब गई तो उन्होंने कहा नहीं, हाइट की रिक्वायरमेंट इतनी है। तो सोसाइटी ने एक मोल्ड बना के रखा है, उसमें आप फिट आ जाओ तो बढ़िया, नहीं आओगे तो आप आउटकास्ट हो। पर मैं, जो दर्शक हैं अगर वो कद में हमारी तरह छोटे हैं, तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि छोटे होने की अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ ये हैं कि आप बच्चों के डिपार्टमेंट से कपड़े खरीद सकते हैं, सस्ते में खरीद सकते हैं। बुराइयाँ ये हैं कि कई बार आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप गाड़ी ड्राइव करो तो आपका नीचे तक पाँव नहीं पहुंचता, तो 6 गद्दियाँ पीछे रखनी पड़ती हैं आपको। सो यस, लाइफ इज़ अ कॉमेडी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कॉमेडी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। वेरी नाइस। मैं यहाँ से अपना भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे चाइल्डहुड से ही मैं बहुत डांसिंग में था पहले, तो डांसिंग में, मॉडलिंग में रहा था।
मुझे हमेशा बुली किया जाता था बिकॉज ऑफ माई हाइट, अच्छा। कि आपकी हाइट नहीं होगी तो आप ये अचीव नहीं कर पाओगे, वो नहीं। तो मेरे पेरेंट्स मेरे को हमेशा कंसर्न रहते थे इस चीज़ के लिए। तो मेरे को हमेशा उनको, मैं आगे से कभी भी मुझे नेगेटिव नहीं लगा अपनी हाइट की वजह से, बिकॉज मैं भी लाइन में सबसे आगे हूँ। तो ये मैं हमेशा उसकी पॉजिटिव साइड्स देखता था। और ऐसा डे आया कि मुझे एक रियलिटी शो में सिलेक्ट करा गया, बट उन्होंने ये कह के छोड़ दिया था, ये मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोला हुआ है, कि मेरी हाइट नहीं है। तो तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं मॉडल तो नहीं बनूंगा, बट मॉडल मेकर बनूंगा, अपने मॉडल्स पीछे चलाऊंगा। वाओ, तो वो मैं शायद that's so थोड़ा inspiring. सा वो शायद मैं थोड़ा सा पूरा कर पाया, एंड आई होप मैं मार्केट में, इंडस्ट्री में अच्छा काम कर पा रहा हूँ उसको लेके। हाँ। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, क्योंकि भगवान ना सपने सबके पूरे करता है, डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली Indirectly करेगा, करेगा। बस आपने हिम्मत नहीं हारना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। सो मैम, माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर हम पैजेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो मुझे भी पता है, बीइंग अ मेंटोर, हमें सबसे पहले याद रहता है कि हमारी फर्स्ट मेंटोरिंग कौन सी थी। तो क्या आपको याद है आपकी फर्स्ट मेंटोरिंग कौन थी, और आज तक आप ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं जो आज बहुत बड़ा नाम है? मेरी पैजेंट की जर्नी 1973 83। 73 तो 73 होता है, 83 जो भी बोलता है हिंदी में। सो 1983 में शुरू हुई थी, एंड मेरी सबसे पहली स्टूडेंट का नाम था तारिणी, जो हिमाचल क्वीन के लिए जा रही थी। ओके। और तब मुझे खुद नहीं पता था कि एक पैजेंट इंडस्ट्री में किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मेरे को जो लगा ठीक कि पर्सनालिटी को निखारने के लिए, सामने आने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वो मैंने उस बच्चे को सिखाया भी, उसके साथ साथ सीखा भी, और वो बच्ची जीती भी, और आज वो एक इंटरनेशनल एंकर है जो बड़े बड़े शोज़ करती है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि उसकी पर्सनालिटी में इतना चेंज आया कि वो अब इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। आपने जहाँ तक मुझसे कहा कि कुछ और बच्चे, ऑफ कोर्स मैं तो अब भूल चुकी हूँ कितने बच्चे मैंने ट्रेन किए हैं, बिकॉज आप देखें तो महीने में हज़ारों पैजेंट्स होते हैं, तो बहुत बच्चे आपके हाथों से गुजरते हैं। और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो सीरियल्स की लाइन हो, चाहे वो फैशन की लाइन हो, पैजेंट की लाइन हो, मॉडलिंग की लाइन हो, तो हमारे कुछ ना जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, कि उनको हम साइन करते हैं उनके लिए। आप इसके बारे में और समझ सकते हैं कि हर कोई अपनी प्राइवेसी पसंद करता है। तो वो मैं उन लॉज की वजह से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स काश मैं बोल पाती, मैं नहीं बोल पाऊंगी, बट मैं कुछ ऐसे नाम ज़रूर बोलूँगी जो कि अभी भी काफ़ी चर्चा में हैं। टू स्टार्ट विद कोयल राणा, जो 1914 की मिस इंडिया है, 1917 की मानुषी चिल्लर है, हमारे बॉयज़ में विष्णु चौधरी है, गोकुल गणेशन है जो पिछले साल मिस्टर वर्ल्ड में गए हैं। सबसे छोटी हमारी बच्ची है मयांशी बजाज, जो मिस जूनियर इंडिया जीत के आई है। और शायद आप दर्शक ये नहीं जानते कि मुझे मेरे इस जर्नी के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है, क्योंकि मैंने ऐसे प्रोफाइल्स को ट्रेन किया है जो कोई भी पैजेंट कोच नहीं करता। मिस डेफ, मिस ब्लाइंड, मिस व्हील चेयर, मिस ट्रांसजेंडर, तो उनकी भी विनर्स हैं। विदिशा बालियान है जो मिस डेफ वर्ल्ड जीत के आई है, मयांशी बजाज जो मिस जूनियर वर्ल्ड जीत के आई है, मिस सोनिया चौधरी जो मिस व्हील चेयर जीत के आई है, शेनी सोनी जो मिस ट्रांसजेंडर जीत के आई हैं, नाज जोशी जो मिस ट्रांसजेंडर जीत के आई हैं। तो ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, एंड औरों को भी करवा रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट वे। हाँ, मेरे पास इतनी मोटी पोथी है जिसमें सब बच्चों के नाम है, जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। सो आप जानना चाहेंगे तो वो पोथी मैं आपको दे दूँगी, उसमें आप सारे नाम देख सकते हैं। अब कुछ उम्र में भी बहुत बड़े हो चुके हैं, बिकॉज 1984 की जर्नी के बीच में 40 साल गुजर गए, और 40 साल में आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो आई थिंक मैम, जब से हमने होश संभाला है इंडिया में, मतलब जब से पैजेंट्स हाईलाइट हुए हैं, तब से आई थिंक लोगों को एक जो आइडल मानते हैं पैजेंट्स को विन करने का, या जो यंग गर्ल होती हैं जब वो ड्रीम देखती हैं पैजेंट को जीतने का या क्राउन होल्डर बनने का, सबसे पहले नाम आता है सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय का। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पैजेंट इंडस्ट्री स्टार्ट कैसे हुआ और इसका मोटिव क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आई थिंक इसका आंसर तो बहुत लोग जानना चाहेंगे। जी जी।
एक्चुअली अगर आप गहराई से देखें तो पैजेंट इंडस्ट्री ना बहुत जड़ें उसकी गहरी हैं, बहुत पुरानी है। ग्रीक्स एरा में विमेन की पावर को और उसकी सुंदरता को नापा तोला जाता था, उनको गॉडेसेस का रोल दिया जाता था। ओके। रोमन एम्पायर में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे सुंदर से सुंदर महारानियाँ ढूंढी जाती थी, महाराजास ढूंढे जाते थे, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत सुंदर हो। ओके। और अगर हम पैजेंट के तरफ से देखें तो समवेयर इन 1850 में एक मिस्टर बनरैन, ऐसा मैं नाम भूल रही जी। हूँ, जिन्होंने सर्कस शुरू किया था, उन्होंने सबसे पहले मिस यूएस किया था 1850 में, जिसमें 1850 वो में। हाँ ब्यूटी का एक वो Okay. था। फिर करीबन 1920 के आसपास मिस यूएसए शुरू हुआ। ओके। 1952 के आसपास मिस वर्ल्ड शुरू हुआ। 1962 के आसपास मिस यूनिवर्स शुरू हुआ। Okay. और फिर धीरे धीरे ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, और आज आप देख रहे हैं तो मतलब बहुत सारे पैजेंट्स अब आ गए हैं जो हर लेवल पे हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे, ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ये बहुत से हो रहे हैं। आपका दूसरा इसमें सवाल, चेंज आपने पूछा। देखिए तब में और अब में चेंज सबसे बड़ा ये आया है कि तब सिर्फ सुंदरता देखी जाती थी, जी। अब आपकी ग्रिट, आपकी स्ट्रेंथ, आपके वैल्यूज़ देखे जाते हैं। जी। उस ज़माने में सारे के सारे लोग अपने खुद के कपड़े पहनते थे, खुद तैयार होते थे। अब पूरी इंडस्ट्री आपके सामने है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बढ़ चुकी है। अब पैजेंट्स हो गए हैं इंक्लूसिव। अब आप किसी भी उम्र में पैजेंट लड़ सकते हैं। आप देखेंगे न्यू बॉर्न्स के भी पैजेंट्स होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के भी के पैजेंट्स parents, होते हैं। जी। तो इट्स रियली इवॉल्व्ड फ्रॉम वेयर इट वाज टू जी। वेयर इट इज नाउ। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ आई जी। थिंक ये बहुत अच्छा भी हुआ है, बिकॉज तब बहुत क्राइटेरिया रहता था, एक एज ग्रुप रहता था, उस टाइम पे शायद कभी कोई पार्टिसिपेट नहीं करता था, हाँ। तो उसका सपना नहीं पूरा हो पाता हाँ था। जी। बट अब इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है और मतलब एक्सेप्ट कर रही है इन चीज़ों को। आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ लोगों के लिए कि वो आगे बिल्कुल। बढ़ पा रहे हैं और अपना सपना शायद बिल्कुल पूरा और कर पा रहे हैं। पीछे ये भी एक नॉर्म था कि लड़की को सिंगल होना चाहिए। अब मैरिड गर्ल्स हैं, जी। आप सेपरेटेड हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, जी। आप फिर भी पार्टिसिपेट कर कर सकते हैं। मैम, आपको क्या लगता है ये चेंज अच्छा है, या आप, क्योंकि जो जितना डीप में आपने इंडस्ट्री को देखा, आई थिंक हम लोग उतना भी नहीं है, तो व्हाट योर ओपिनियन कि ये अच्छा हुआ या इसका क्या फ्यूचर रहेगा? मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हर लड़की क्राउन पहनना चाहती है, और उसने इनविजिबल क्राउन पहले ही पहना हुआ होता है, लेकिन वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि मैं अपने आप में खूबसूरत हूँ, मैं अपने आप में कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत बहुत ही बढ़िया। अच्छा है कि वो जहाँ पे हम औरतों को दबा के रखते थे, अब वो खुल के सामने आती हैं, दिल की बात रखती हैं। ऐसा नहीं था कि तब नहीं रखती थी, तब वो अपनी डायरियों में लिखती थी, छोटी छोटी अपने फ्रेंड्स को बताती थी। जी। अब जो वो करना चाहती है खुल के सामने बताती हैं और करती हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज के वक्त के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं और इंडस्ट्रीज भी बदल रही हैं। और क्यों हम सिर्फ एक छोटे से तबके को इस पैजेंट के साथ जोड़ें, क्यों ना पूरी दुनिया को इसके साथ जोड़ें। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट नाउ। यस, यस। एंड मैम, एक और मेरे को क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा इस बारे में। अक्सर हमने कॉम्पिटिशन्स में देखा होगा या कोई भी इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे विनर्स जब अनाउंस होते हैं तो सबको अवार्ड्स दिए जाते हैं, हाँ। ट्रॉफीज़ दिए जाते हैं या फिर मेडल्स पहनाए जाते हैं। सिर्फ पैजेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे विनर्स को क्राउन पहनाया जाता है, उसी के साथ उसको नवाजा जाता है। हाँ। इसका रीज़न क्या है, क्राउन की वर्थ क्या है मैम? ओह माय गॉड, व्हाट अ क्वेश्चन। कहाँ से ढूंढ के लाए हो ये क्वेश्चन आप? क्राउन क्यों पहनाया जाता है? पहली जी। बात तो ये कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के सर पे क्राउन डाला जाता था। जी। क्यों? क्योंकि अब वो पूरी प्रजा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जी। और अब एक पैजेंट गर्ल के सर पे क्राउन इसलिए रखा जाता है क्योंकि अब वो अपने पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Okay. सो क्राउन जब आप सर पे रखो ना, ऐसे आंख बंद करके जब आप ऐसे नोटिस करो तो एक भार सा महसूस होता है। तो ये भार किस चीज़ का है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, Responsibilities का। जिम्मेदारियों का भार है। ये कोई ऑर्नामेंट नहीं है जिसे आप खुद को सजा रहे हो। ये पैजेंट गर्ल के लिए एक बड़े मान की बात है कि इतने लोगों में उसको चुना गया कि ये वो क्राउन पहने, एक महारानी की तरह वो बिहेव भी करे, जी। लोगों को सिखाए भी। क्योंकि राजा महाराजा भी जो करते थे, प्रजा भी वही करती थी। यही चीज़ पैजेंट में है, जो हमारी क्वींस करती हैं वो एक रोल मॉडल होती जी। है और सब उसको देख के वही करना चाहते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या है? सबसे खूबसूरत चीज़ क्राउन की ये है कि वो चमकता है। तो वो चमक क्यों रहा है कि शायद ऊपर वाले ने अपनी लाइट आपके ऊपर फेंकी, आपको चुना,
और ये आपको काम दिया कि आप दुनिया में कोई चेंज लेके आए। और क्राउन वर्ड को अगर हम तोड़ के देखें ना, तो इट सेज कि क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू टेक एज योर ओन। Oh. तो आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी दुनिया में चेंज लाने का, और वो चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे आप एक इंसान को बदलो, जी। लेकिन आप किसी को बदल तो रहे हो। तो वो आपकी एक आइडेंटिटी है जो आपको सबके बीच में अलग दिखाता है। बिल्कुल सही बात। आई थिंक वो क्राउन आपको पूरे जितना भी क्राउड में खड़े हो आप उसको सेंटर अट्रैक्शन दिखाता है, हाँ। आपको अलग दिखाता है, एंड आई थिंक उससे लोग आपको सुनते हैं, बिल्कुल। आपको वैल्यू देते हैं। आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है। Credibility। क्योंकि अगर एक कॉमन इंसान कहीं खड़े होके किसी चीज़ के बारे में बात करेगा, 2 लोग रुक जाएंगे, 4 जी। रुक जाएंगे, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन एक क्राउन और एक क्रेडिबिलिटी लेके जब आप दुनिया से बात करते हैं तो दुनिया सुनती है। सुनती है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। एक मैम क्वेश्चन है कि अक्सर पैजेंट्स में बहुत, जैसे आपने पहले भी बताया कि पहले बहुत क्राइटेरियाज होते थे, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते थे, बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी चीज़ों को लेके, बट अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। क्या आपके कभी स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा फेस करना पड़ा कि वो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट था बट उसका एज निकल गया या उसका वेट या उसका स्किन कलर की वजह से वो आगे नहीं पहुंच पाया? क्या आपको लगता है कि सच में ये जो पैजेंट्स हैं ये बियॉन्ड द ब्यूटी हैं, या सिर्फ इसको इसके थ्रू ही हम देख सकते हैं? क्योंकि अक्सर हम ब्यूटीफुल वर्ड जब यूज़ करते हैं तो हमारी आंखों के आगे सिर्फ एक सुंदर बॉडी शेप, कलर, मतलब फेयरी कलर हो, यही सब हम एक ब्यूटी को डिफाइन करते हैं। आई थिंक हमारा माइंडसेट ये है। बिल्कुल। बट आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? पहली चीज़ तो ये कि ये माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ है अब। जी। लेकिन अभी भी अगर आप न्यूज़पेपर भी उठाएं और आपकी शादी का कॉलम देखें तो उसमें भी लिखा होता है वांटेड टॉल फेयर ब्यूटीफुल गर्ल, राइट? और दुनिया में हर कोई टॉल फेयर ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, राइट? जी। क्योंकि भगवान जब हमको बना रहा था तो भगवान ने बनाते वक्त हम सबको अलग क्यों बनाया? सोचिए, वो इसलिए कि कोई दूसरे के जैसा ना हो। हम एक डिज़ाइनर पीस है जो भगवान ने बनाया, लिमिटेड एडिशन है, हमारे जैसा कोई है नहीं। और इस बात को प्रूव करने के लिए अब जो पैजेंट है वो इंक्लूसिव होने शुरू हो गए हैं। यस, बच्चों ने मेरे बहुत कई बार सफ़र किया, नॉट बिकॉज ऑफ देयर बॉडी शेप एंड स्टफ लाइक दैट, जो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट बिकॉज वो डिजर्विंग थे, पर जीते क्यों नहीं? तो अब इसके लिए मैं, और ये सवाल आई थिंक बहुत बच्चों के दिल में आता है कि मैं तो डिजर्विंग थी, मैंने तो इतना अच्छा जवाब दिया, मैं क्यों नहीं जीती? तो उसके 2 जवाब। पहला तो ये कि बच्चा क्यों नहीं जीता, क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि पैजेंट उसी दिन शुरू होता है जिस दिन आप स्टेज पे जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। नहीं। पैजेंट आपका उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट किया और आप फाइनलिस्ट हो गए। जी। आपकी हर चीज़ पे नज़र है, आपके बिहेवियर पे नज़र है, आपकी कंजीनियलिटी पे नज़र है, आपकी प्रिपरेशन पे नज़र है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं जहाँ शायद आपने कहीं कमी करी थी। सेकंड चीज़, आप क्यों नहीं जीते? मेरा ये मानना है कि कई बार जो सितारे होते हैं ना उस वक्त अलाइनमेंट में नहीं होते, और भगवान शायद सोचता है कि किसी और को शायद इस वक्त उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो कई बार वो आपके हाथ में नहीं होता। बट दैट डजंट मीन कि आप में कोई कमी थी। यू हैव वर्कड हार्ड, बट अगर आपको लगता है कि इस सब होने के बावजूद भी आप नहीं जीते, यू नो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अपनी बुराइयां नहीं दिखाई देती। फ्रैंकली क्या होता है कि हम परफ्यूम लगाओ, आप परफ्यूम लगा लो, उस टाइम बड़ी अच्छी स्मेल आएगी, आधे घंटे के बाद आपको खुद को अपनी परफ्यूम की स्मेल नहीं आएगी। आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपको स्मेल नहीं आएगी, सामने वाले को आएगी। हमारा भी यही हालात है, हमको अपनी बुराइयां नहीं दिखती हैं, हमको अपनी सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही होती हैं। तो हम अपनी बुराई नहीं देखते, हम अपना खुद का फीडबैक नहीं देते, हम खुद की इंट्रोसेप्शन नहीं करते कि क्या वजह थी जो मैं पीछे रह गई। सो जो लोग ये करते हैं वो नेक्स्ट ईयर बेटर प्रिपेयर्ड आते हैं और आगे जाते हैं। सो इट्स नॉट कि किसी खास वजह से, कोई डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कोई बच्चा नहीं जीता, वो वक्त गया। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वी आर ऑल बिकमिंग इंक्लूसिव एवरीवेयर। वक्त लग रहा है पर हो रहा है। तो अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर आप नहीं आगे बढ़ पाए हैं तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न जो आपको खुद अपने अंदर झांक के ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैम, वी आर द फर्स्ट जिन्होंने एक्सक्लूसिविटी पे काम करा और प्लस साइज का पैजेंट लॉन्च करा। जब हमने आपको अप्रोच करा तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि या आपका क्या रिएक्शन था, आपको क्या थॉट आया पहली बार कि अभी तक कभी कोई प्लस साइज का ब्यूटी पैजेंट नहीं हुआ था? तो आपके माइंड में ऐसा क्या आया जो आपने हमें यस बोला करने के लिए, हमारे साथ इंडस्ट्री में आने के लिए? तो वो एक थॉट क्या था कि जब आपने पहली बार सुना कि प्लस साइज का पैजेंट हो रहा है? पहले तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था प्लस साइज, और प्लस वर्ड ही नहीं मुझे पता था कि प्लस साइज भी कोई वर्ड होता है। हम तो ये बोलते थे
सॉरी टू यूज दिस, बिकॉज कॉमन भाषा में आदमी बोलते हैं वो मोटी है, वो बहुत भारी है, जी। रोड रोलर है, इस टाइप की बातें हमको सुनने के लिए मिलती थी। और जब आप ये कॉन्सेप्ट लेके मेरे पास आए, क्योंकि मैं हमेशा इंक्लूसिव चैलेंज लेती हूँ, जी। जैसे मैंने बताया ब्लाइंड है, डेफ है, व्हील चेयर है, तो मुझे लगा कि ये भी तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें को काम करना चाहिए। एक कॉमन मैन को नहीं पता कि हमारे हार्मोन्स की वजह से, जी। हमारे मे बी क्रोमोसोम्स की वजह से, हेरिडिटी की वजह से, किसी वजह से आप हैवी हैं। लड़कियां ट्राई करती हैं, पतली नहीं हो रही हैं, तो बिल्कुल। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी बिल्ट ही ऐसी है। तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो खूबसूरत नहीं है? आप अपने पैजेंट में देखिए, एक से एक खूबसूरत बच्चियां आती बिल्कुल, हैं बिल्कुल। इस पैजेंट में, और यहाँ से इतना कॉन्फिडेंस लेके जाती हैं कि जो रुकावटें उनको आगे मिल रही थी समाज में, जो लोग उन पे हंसते थे, जो लोग उन्हें नीचा दिखाते थे, अब वो सर उठा के उनको कहती हैं कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। बिल्कुल। तो मैं ये जो बदलाव आप लाना चाहते थे, मुझे ये दिल को बहुत छुआ, क्योंकि हम अगर अपनी अपनी फैमिली के अंदर ही देख ले, आपको कोई ना कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर दिखेगा जो इस चीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कि कहीं ना कहीं वो ही उसकी ये लुक्स ही उसको रोक रही हैं। तो मैंने आपसे अभी कहा कि हम डिज़ाइनर पीसेस हैं, भगवान ने बनाए हैं, और आप उस डिज़ाइनर पीस को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं किसी और रूप में डिविनिटी को थैंक यू बोल रहे हो उनकी एक्सक्लूसिविटी के लिए। और जी। इसकी वजह से मैं आपके साथ जुड़ी, और पहले मैं थोड़ा डर के भी जुड़ी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था क्या होने वाला है। लेकिन जब मैं आपके साथ जुड़ी, मैंने आपकी ट्रेनिंग्स देखी, और आप जिस तरीके से एक पिता की तरह आपकी उम्र तो नहीं है पिता जी। वाली, लेकिन एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह उन बच्चियों के साथ डील करते हैं, जो कि मैं मानती हूँ आपकी कोई प्लस साइज़ की लड़की होगी वो एंडोर्स करेगी इस बात को। और जिस इज्जत के साथ, जिस प्यार के साथ आप उनको उस डर से बाहर लेके आते हैं, जी। मतलब मेरे लिए आप खुद एक इंस्पिरेशन है इस Thank मामले you. में, क्योंकि वाकई में एक ऐसा इंसान जो सदियों से दबा हुआ है, उसको उस खोल से बाहर निकालना, वो बंद फूल को एकदम खोलना, जी। वो एक कला है जो आप लेके आए हैं। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं आपके इस पैजेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। मैम, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब जब हम लोगों ने पैजेंट शुरू करा, जब स्टोरीज सुनने को मिलती थी इतनी नेगेटिव थी ना, बहुत पेन था लड़कियों में, बहुत पेन था। लड़कियां रो पड़ती थी अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को बताते हुए, क्योंकि उनको कोई सुनने वाला भी इतनी जल्दी नहीं था। वो सह रही थी सब कुछ। बट जब से हम लोग पैजेंट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम आगे बढ़ते गए, मैम स्टोरीज भी चेंज हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव होने लग गया। पहले हमें अक्सर सुनने को मिलता था मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, अब हमें अक्सर सुनने को मिलता है मेरे हस्बैंड चाहते हैं तुम भी जाओ, तुम भी बनो, तुम भी सुंदर लगो, तुम भी क्राउन पहन के आओ। मतलब जो फैमिलीज़ मुझे कॉल करती हैं, लड़कियां इतनी ग्रूम होकर गई हैं मैम, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे गूज बम्स आ जाते हैं उनको बाद में देखते। जो चेंज उनका आता है पैजेंट जाने के बाद से, वो अभी कितने, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि पैजेंट जीतने के बाद सिर्फ हमें मॉडलिंग में ही करियर बनाना है। ये भी एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि पैजेंट जीतने के बाद हमें सिर्फ इसी में करियर बनाना होता है। इट्स अबाउट पैजेंट ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ग्रूम होते हो, बहुत कुछ सीख के जाते हो, आगे कैसे यूज़ कर रहे हो। एक यूनिवर्सिटी में हम बच्चा पढ़ता है, अब वो आगे उसको पढ़ाई को कैसे यूज़ कर रहा है वो बच्चे पे ही डिपेंड करता है। तो बहुत ये भी है। और डे बाय डे जैसे आप भी देखोगे कि पहले जो फैशन शोज़ होते थे वो उनमें सिर्फ स्लिम मॉडल्स, जॉ लाइंस, ये सब कोई होता था, मॉडल्स को भी बहुत डाइट्स में रहना पड़ता था। बट अब डे बाय डे जैसे आप देखो मनीष मल्होत्रा जी, सब्यसाची मुखर्जी, ये सब कैसे लोगों को चांस दे रहे हैं। मतलब एक शॉर्ट हाइटेड मॉडल भी वॉक कर रहा है, एक प्लस साइज भी कर रहा है, एक डस्की भी जो कलर से है वो भी वॉक कर रही है। तो टाइम से टाइम चेंज आ गया, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे भी। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो अभी तमन्ना भाटिया ने एक सॉन्ग करा है आज की रात, अच्छा। तो उसमें उसने अपनी कर्वी बॉडी को रिप्रेजेंट करा है और बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं एंड शी इज़ सो कंफर्टेबल। कितनी मूवीज़ आ गई हैं और अपने कुछ बच्चे भी उसमें हैं, वेब सीरीज़ में हैं। अच्छा। तो ये जो चेंज आया वो बहुत अच्छा है। तो मैम आप क्या कहना चाहते पर हो? ये पे इस चेंज से पहले मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। एक मैं सीक्रेट बताती हूँ आपको, आप ही के एक बच्चे का नाम नहीं बताऊंगी जी। वो बच्चा मेरे पास आया और कहता कि मैम मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे पार्टीज़ वगैरह में ले जाने से बहुत थोड़ा हेजिटेट करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं बहुत मोटी हूँ और लोग मुझे क्या बोलेंगे क्या। जी। और वो आपकी विनर बनी है कहीं ना कहीं। और आप उसने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड अब मुझे, मैं नहीं जाती तो मुझे ज़बरदस्ती बोलते हैं कि चलो, बिकॉज ना सिर्फ उसने अपने फैमिली की इज़्ज़त बढ़ाई है बल्कि उन सभी लोगों को सामने करके दिखाया है कि
सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती, जी। सुंदरता आपके अंदर होती है, बिल्कुल। और सुंदरता किसी के अंदर भी हो सकती है, आपको सिर्फ उसे बाहर निकालना है। सो है। उसका ये जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, वो शिफ्ट जो मैंने देखा, जी। दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स टू यू कि आप वहाँ लड़कियों को आके इतना ट्रेन करते हो, गाइड करते हो, क्योंकि फर्स्ट सेशन हम हमेशा आपका रखते हैं ताकि वो वहीं से डे 1 से कॉन्फिडेंट हो जी, जाए। जी। तो मैम, अगर आप बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लड़कियों को भेज चुके हो आज तक, तो जब आप अपना स्टूडेंट सिलेक्ट करते हो तो आप उसमें क्या क्वालिटी देखते हो एंड आप उसको क्या क्या ट्रेनिंग्स देते हो? ओके देखो, जब स्टूडेंट मेरे पास आता है, देखो अब तो गया वो ज़माना जब मैं जी। पूछती थी बेटा हाइट कितनी है, वेट कितना है, वगैरह वगैरह। जी। सो अब क्योंकि पैजेंट्स ही इतने हैं, तो जब स्टूडेंट मेरे पास आता है तो मैं पहली चीज़ देखती हूँ उसकी एनर्जी। जी। उसकी एनर्जी क्या है, उसकी शिद्दत क्या है, उसके अंदर आग कितनी है। अगर वो चिंगारी उसके अंदर है तो मुझे पता है कि मैं उसको भड़का के एक बहुत बड़ी आग बना सकती हूँ। तो सबसे पहले कि उसमें ये एनर्जी कितनी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या है पैजेंट में, बस कपड़े पहनने हैं, रैंप वॉक करनी है और ये। लेकिन आप नहीं जानते कि जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हैं वैसे ही आपको एक पैजेंट की भी तैयारी करनी होती है, क्योंकि जब आप खुद को इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ना सिर्फ अपने बारे में, आपके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में पता होता है, अपने बारे में भी कुछ बच्चों को नहीं पता होता। सोचिए, मैं अगर सिंपली अगर बच्चे से कंटेस्ट में पूछ लूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, मैम रेड, नहीं मैम आई थिंक ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अरे आपको पहले खुद को तो समझना पड़ेगा। जी। तो सेल्फ डिस्कवरी, फिर आपके आसपास क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, एक रोल मॉडल हैं आप दुनिया में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो आपको दुनिया के बारे में पता तो हो कि कौन से कंट्री में वॉर चल रही है, क्यों चल रही है, लोगों को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एजुकेशन में उसमें मैं क्या बदलाव लाऊं, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं। तो पढ़ना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस पैजेंट में आ रहे हैं तो क्या आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, पढ़ने के लिए, ये सब करने के लिए वक्त है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ गाउन पहन के क्राउन जीतने आई के, तो फिर तो मैं वो स्टूडेंट को नहीं लेती, बिकॉज मुझे चाहिए एक सीरियस स्टूडेंट। और जब मैंने ये पैजेंट में आई थी नया नया, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई सिलेबस ही नहीं था कि एक पैजेंट वाले बच्चे को क्या सिखाना है। भाई हमें पता है कि ये चीज़ उसे करनी है, बट सिखाना क्या है। तो मुझे खुद अपना एक कोर्स को डिज़ाइन करना पड़ा, ए से लेके जेड तक, बिल्कुल एक एक स्टेप सीढ़ी चढ़ते हुए कि पहले मेरे को मकान की नींव खड़ी करनी है, उसे मजबूत करना है, फिर उसकी लिपापोती करनी है। ओके। सो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स को मैंने तैयार किया, जो आई थिंक इज़ समथिंग आई हैव रियली वर्कड अपॉन। और जब मैं उन बच्चों पे इम्प्लीमेंट करती हूँ तो वो, और मेरा कहने के लिए तो 10 दिन की हमारी जर्नी रहती है, लेकिन वो 10 दिन पे ख़त्म नहीं होती। उनको अपने असाइनमेंट्स भेजते रहना है उनको, ताकि वो करते रहें और मैं चेंज देखूं डे 1 से डे लास्ट तक। तो ये अगेन एज आई सेड, इट्स अ प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर स्किल जो आपको डेवलप करना पड़ता है। सो आई हैव ट्राइड टू डू दैट, कन्वर्ट अ नॉर्मल स्टेज शो इनटू अ स्किल। ओके, तो ये तो बात होगी कि मैम आप अपना स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट करते हो जी। बट अक्सर मैंने भी देखा है कि जब भी इस इंडस्ट्री में कोई भी लड़की एंटर होना चाहती है तो उनके दिमाग में ना एक डर रहता है। मतलब अक्सर पेरेंट्स भी पूछते हैं कि ये इंडस्ट्री सेफ है क्या? आपको पेरेंट्स ऐसे कोई क्वेश्चंस आपने कभी फेस करे हैं? क्योंकि मैंने तो बहुत करा है। फिर हम उनको गाइड करते हैं कि क्या है, आपको कैसे चलना है इंडस्ट्री में। तो आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा और आप उनको क्या गाइड करते हो? हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है। बहुत से पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, बच्चे हमारे करना चाह रहे हैं और हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हम इस लाइन में नहीं भेजना चाहते हैं इसको, ये होता है वो होता है जी। तो मैं उन पेरेंट्स को हमेशा यही बोलती हूँ कि ऐसी कौन सी लाइन में जिसमें अच्छे और बुरे लोग नहीं होते। बिल्कुल। हर इंडस्ट्री के अपने रिस्क होते हैं। जिन इंडस्ट्रीज़ को हम कंफर्टेबल मानते थे, आप देख लीजिए हॉस्पिटल्स में भी तो कुछ कुछ हुआ जी। आप स्कूलों की बात करें, स्कूलों में भी तो कुछ कुछ होता है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको डेंजर नहीं फेस करना पड़ता। तो आप कितना प्रोटेक्ट करेंगे बच्चे को? आप उसको एक हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको इस जंगल में छोड़ेंगे दुनिया में, तो बच्चे को खुद को डिफेंड करना आना चाहिए। बिल्कुल। उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के अंदर वो बच्चा रियल वर्ल्ड को कभी नहीं देख पाता। तो पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि पैजेंट इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो पैजेंट इंडस्ट्री ठीक है, ग्लैमर का एक हिस्सा है, लेकिन पैजेंट इंडस्ट्री का सारा फोकस
पर्पस के ऊपर आ चुका है, इनर ब्यूटी के ऊपर आ चुका है। और दूसरा ये कि ये बच्चे बच्चे पे भी डिपेंड करता जी, है, जी। आपके अपने संस्कारों पे भी डिपेंड करता है, आपके बच्चों पे भी डिपेंड करता है। बच्चे आपके साथ ट्रस्ट वर्दी हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप मना करते हैं ना, बच्चे उसको फिर छुप छुपा के करते ही हैं। आपको बच्चे को खुली अगर छूट दी है, ट्रस्ट किया है बच्चे को, तो बच्चा भी खुल के आपको सारी बात बताएगा कि अगर कोई उसको अप्रोच कर रहा है, कोई कुछ से पूछ रहा है, तो बच्चा फिर आपको अगर ट्रांसपेरेंसी बताएगा तो आप भी उसकी मदद कर पाएंगे। और मैं एज अ पैजेंट कोच भी बच्चों से ये कहती हूँ कि भाई अगर कोई आपको अप्रोच करता है, आप मुझे बताएं कौन है, क्या है, कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सही है या गलत है। और अगर फिर भी उस इंसान को फेस करना पड़ रहा है, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप कैसे डिप्लोमेटिकली ऐसी जगहों से बाहर और निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। ग्लैमर वर्ल्ड में हर इंसान बुरा नहीं है। जी। कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। तो आप इस डर को हटा दीजिए। एंड फॉरबिडन चीज़ें हमेशा स्वीट लगती है बच्चों को, तो रोकिए मत, उनको अपने सपनों को जीने दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी किस्मत उसको कहाँ लेके जाने वाली है। ट्रस्ट इज़ द फैक्टर जो बच्चे को पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स को बच्चों के साथ ज़रूर देना चाहिए। कल हम मैम जब एक बात डिस्कस कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया था हाँ जी। कि इस चीज़ के ऊपर कि अगर हम ब्रिज के इस साइड खड़े हैं, हाँ, तो वो हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम ब्रिज क्रॉस करेंगे कि उधर जाकर होगा क्या। तो वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, हाँ, और उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि जब मुझे इस टाइप की टेंशन्स आती हैं जिनका मुझे कुछ पता नहीं, जी। तो मैं यही कहती हूँ, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई गेट टू इट। कि मैं जब उस पुल पे पहुंचूंगी तो उस पार देखूंगी क्या है। और आप देखेंगे जब आप वो रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं तो ब्रिज ही नहीं होता, ब्रिज ही नहीं होता। तो वो टेंशन्स आदि हम अपने दिमाग में लेके बैठे हुए होते हैं, जो कि हमारी सेल्फ क्रिएटेड है, जी। सोसाइटी क्रिएटेड है। एक दूसरे की बात सुन के हम उन डरों को बीच में बिठा लेते हैं, और उसकी वजह से ना हम खुद आगे बढ़ पाते हैं, ना बच्चों को आगे बढ़ने देते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा मैम, जब हम अक्सर पैजेंट में देखते हैं, आप बहुत सारे पैजेंट्स में एज ए ज्यूरी पैनल पे भी होते हैं, तो ऐसी कौन सी एक मिस्टेक है जो कॉमन कंटेस्टेंट्स सेम मिस्टेक करता है, एंड ऐसी क्या क्वालिटी ढूंढते हो जिसमें आपको विनर दिखता है? एक कॉमन मिस्टेक आई थिंक जो मेजॉरिटी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ ब्यूटी क्वीन, तो वो फेक नज़र आते हैं। तो वो जी। क्या करते हैं, कोई एक ब्यूटी क्वीन को फॉलो करना शुरू करते हैं, मैं ऐसे ही बोलूँगी, मैं ऐसे ही चलूँगी, जो उसने क्वेश्चन का आंसर दिया मैं भी वही दूंगी। अरे पहली बात, आप खुद जी। जब कोरियोग्राफी कराते हैं, आप देखते हैं किसी की टांग लंबी है, किसी का धड़ लंबा है, किसी की बाजू लंबी है, जी। आप अपने को एक मोल्ड में नहीं डाल सकते, तो आप किसी की कॉपी तो बनिए ही मत। बिल्कुल। यहाँ पे सबसे बड़ी गलतियाँ लोग करते हैं कि कॉपी बन के आ जाती हैं, किसी की भी कॉपी। दूसरा, देखे दिखाए, सुने सुनाए आंसर्स, किसी के yes। इंट्रोडक्शन अपनी खुद नहीं बनानी, फिर वो किसी से लिखवा के आ जाएंगी, फिर भूल जाएंगी। तो वो जो फेक चीज़ें होती हैं वो दूर से ही नज़र आती हैं। एक खुशबू वाला फूल और एक फूल दूसरा, नॉर्मली आप दूर से जी। ही देख सकते हो। तो पहली बात तो आप फेक मत बनिए। तो हम क्या ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं ओरिजिनलिटी, जी। हम ढूंढते हैं रियलनेस। इस बच्चे के अंदर ये रियलनेस, क्योंकि देखो जिस भी विनर को आप फॉलो कर रहे हो, तो पैजेंट वाले या जो भी लोग करवा रहे हैं, वो ही जी। नहीं चाहेंगे कि एक ही चीज़ के, एक ही बार एक ही टाइप के विनर सेम हो। होता है। कभी वो कुछ ढूंढ रहे हैं, कभी वो कुछ क्वालिटीज़ ढूंढ जी। रहे हैं। तो आप अपने को खुला छोड़ दीजिए, आप जैसे हैं। ज़बरदस्ती इस टाइप से अंग्रेज़ी आती नहीं, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी आती नहीं है और आप ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे आधी लड़कियाँ मार पीछे खा रह जाती जाती है। क्यों? क्योंकि हम घर में तो हिंदी बोलते हैं। जी। अब उस हिंदी को मैं पहले जवाब देते वक्त अंग्रेज़ी के शब्द ढूंढूं, फिर उसमें ट्रांसलेट करूं, तो आप हमेशा गड़बड़ करे आते हैं। और कॉन्फिडेंस भी। सो बी यू हु यू आर, आप जी। जैसे हैं वैसे ही अगर आप खुद को पेश करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ पेश करेंगे, खुल के पेश करेंगे, दिस इज़ हु आई एम, जी। और उसे अलग नज़र आएंगे, तो आप विनर ज़रूर बनने के काबिल हैं। ग्रेट मैम, अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे पैजेंट्स हैं, जैसे जो बहुत नेशनल इंटरनेशनल बहुत अच्छे पैजेंट्स हैं, लाइक मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स। हाँ। तो मैम इसका क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, और विनर तक बनने के लिए या फिनाले तक का पूरा क्या, मतलब इसका जर्नी क्या रहता है?
अच्छा, तो ये है तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बच्चे जानना चाहेंगे। जी। तो आप इन बड़े बड़े पैजेंट्स हैं, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, इनमें जाना चाहते हैं तो इनके ऑनलाइन फॉर्म्स निकलते हैं। ओके। आप पहले उस फॉर्म को अगर देखेंगे तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको कुछ पिक्चर्स सबमिट करने होते हैं, अपने क्लोजअप होता है, हाफ बॉडी होता है, फुल बॉडी होता है, प्लस फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं जैसे आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जी। आपका हाइट सर्टिफिकेट, जो कुछ पैजेंट्स के लिए ज़रूरी है, कुछ में नहीं है, वो हो गया, आपके पासपोर्ट की कॉपी हो गई, Okay. आपका कैरेक्टर, आपका मॉरल कैरेक्टर का कोई सर्टिफिकेट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती हैं उस पैजेंट में जाने के लिए। फिर जब आप एक बार फॉर्म सबमिट हो जाते हैं, फिर आपको आपकी ईमेल में एक डेट आती है। Okay. कुछ पैजेंट्स जोन वाइज, यानी कि नॉर्थ जोन अलग हो गया, साउथ हो गया, ऐसे पैजेंट्स कराते हैं, इनकी ऑडिशन कराते हैं, और कुछ लोग स्टेट जाके कराते हैं। Okay. तो वो अलग अलग है। तो आप नज़र रखिए, तो आपको चिट्ठी आएगी कि भाई हमारा जोनल पैजेंट है, आप नॉर्थ इंडिया के हो, आपको दिल्ली में इस जगह पे इतने बजे पहुंचना है। फिर आपको लिस्ट आएगी, जी। आपको क्या ड्रेस कोड लेके आना है, क्या पहन के आना है। ओके। तो आप उस ड्रेस कोड में वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे आपकी पहले रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है, और फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको जूरी के आगे बुलाया जाता है। तो पहला राउंड जो होता है वो स्पेसिफिकली वॉक राउंड होता है, Okay. विच इज़ काइंड ऑफ एन इम्प्रेशन राउंड। Okay. एक तो आपकी वॉक और आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन, जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड होता है, क्योंकि यही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है इसमें। तो आपका वॉक देखा जाएगा, प्लेन सिंपल। फिर अगर वो आप उनको अच्छे लगे हैं उस राउंड में, तो आपको फिर सेकेंड राउंड में जाना होगा, विच इज़ मोस्टली इंट्रोडक्शन राउंड, जिसमें आप अपनी इंट्रोडक्शन बोलेंगे। जी। और इंट्रोडक्शन के वक्त ही कई बार आपसे उसी के अंदर से 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर कई बार वो आपको बोलते हैं कि बाल ऊपर करके अपना लेफ़्ट प्रोफाइल दिखाइए, राइट दिखाइए, कुछ पिक्चर्स वगैरह आपकी क्लिक होती हैं, और कुछ मीडिया इंटरव्यू अगर आपको देना होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी चुन लिए गए हो। जी। ये फर्स्ट स्टेप है कि आप ये 1 2 3 स्टेप्स पे पहुँचे हो। अब उन्होंने हर स्टेट से समझो 2-2 3-3 गर्ल्स को निकाल दिया। जी। अब हर स्टेट से, जैसे नॉर्थ इंडिया है तो समझो हर स्टेट से निकाल के 20-30 बच्चे हो गए। जी। अब उनको दोबारा एक फाइनल ऑडिशन के लिए मुंबई जाना पड़ता है, और वहाँ पे मुंबई या जहाँ पर भी वो कर रहे हैं, जी। वहाँ पे आपका फिर से यही राउंड्स होंगे। ओके। और फिर यहाँ पे कुछ हायर ज्यूरी होगी जो आपसे फिर एक पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, और उस इंटरव्यू के बाद हर स्टेट से एक विनर निकलेगा। ओके। अब वो आप स्टेट विनर बन गए, मिस हरियाणा, मिस जी। पंजाब, जो भी आप बन गए। जी। अब वो सारे के सारे बच्चों को एक अमाउंट के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक जगह बुलाती है, जी। और वो महीना हो सकता है, 15 दिन हो सकते हैं। आपको फिर वहाँ पे हर तरह की पर्सनल ट्रेनिंग मिलती है। ओके। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, डिज़ाइनर्स आते हैं, आपके छोटे सब कॉन्टेस्ट राउंड्स होते हैं इस टाइम में। मिस ब्यूटीफुल स्माइल हो गया, मिस ब्यूटीफुल हेयर हो गया, मिस Okay. ब्रेनी हो गया, ब्यूटी विद अ पर्पस हो गया। ये छोटे छोटे कॉन्टेस्ट होते हैं, सब टाइटल्स। हाँ, जहाँ पे आपको परखा जाता है। जी। और फिर फिनाले होता है, जिसमें आपको फिर यही 2-3 राउंड्स में चल के आना पड़ता है, जो वो कोरियोग्राफर आपको वहाँ बताएंगे। जी। फाइनली टॉप 10, टॉप 6 जो भी होगा, क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, टॉप 5, 3 जो भी होंगे उनके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और फिर उनमें से आपके विनर निकल के आते हैं। तो जनरली ऑलमोस्ट सभी पैजेंट्स में इसी Same. टाइप के राउंड्स होते जी, हैं। जी। आपका भी शायद पहले Same. ऑडिशन होता है, जी। आपका कैसे रहता है? पहले रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रहता है। हाँ जी। उसमें कैंडिडेट्स को अपना कोई भी एक परफेक्ट पिक्चर अपलोड करना है, एंड उसके बाद फिर हमारे ऑडिशंस रहते हैं जोनल में ही। हाँ ऐसे जी। ही जोनल के अकॉर्डिंग रहते हैं, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, हाँ। वेस्ट, साउथ। उसमें से फिर हम बेस्ट कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। राइट। सो हमारा शॉर्टलिस्ट करने का एक पर्पस होता है, मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस्ट को ही लेके आना है। हम उसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी देखते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ। बिकॉज मैम बहुत सारे पैजेंट्स में अक्सर लोग ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं जो बेस्ट है उसको हाँ, ले आते उसको ले हैं। आते हैं। हर इंडस्ट्री में यही प्रोसेस है। बट मेरा जो मानना था जब मैंने पैजेंट शुरू करा था कि बेस्ट को तो बेस्ट बना ही सकते हैं, तो जिसको तो फिर नहीं चांस मिला, मेरा पर्पस रहता है कि उसको भी लेके आए, बिल्कुल। उसको भी सिखाएं, हाँ। ताकि वो पीछे ना रह जाए। क्योंकि पहली कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं सिलेक्ट हुआ तो वो कॉन्फिडेंस और मर गया, तो वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाता। बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट तो एंड ब्यूटीफुल थॉट। जी, थैंक यू। फिर हम वहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फिर हमारा 5 डेज़ का ग्रूमिंग सेशन रहता है, जिसमें जैसे आप और सब मेंटोर्स उनको ट्रेनिंग देते हैं, स्टेज मैनर्स, बैक स्टेज मैनर्स, कैट वॉक नॉलेज। हाँ। और फिर उनका एक पोर्टफोलियो शूट होता है, जिसमें हम अच्छा। उनको ड्रेसेस, मेकअप सब हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो वहाँ पे उनका ड्रेसेस सब वहाँ पे होता है, एंड फिनाले लास्ट डे पे रहता है, जिसमें हमारे 4 जोनल विनर्स रहते हैं, एंड देन 1 रनर अप एंड 1 विनर। हाँ, अब एक क्वेश्चन शायद लोग जानना चाहेंगे, जो जी। शायद मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ
कि ये मैं बताऊं आपको कि कुछ पैजेंट वाले जो ऐसे होते हैं वो ऑनलाइन ऑडिशन भी लेते हैं जी कुछ बच्चे अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहे तो ऑनलाइन ऑडिशन भी लेते हैं और उसमें भी सिलेक्शन के जी। क्राइटेरियाज होते हैं तो क्या आप भी ऑनलाइन ऑडिशन करते हैं? मैम हमने सिर्फ लॉकडाउन के बाद जब हमारा पहला पैजन था 2021 में, तब हम लोगों ने ऑनलाइन ऑडिशन करा था। अच्छा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऑडिशंस वहाँ पे करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसको वो फर्स्ट स्टेप मिल जाता है कैंडिडेट को रैंप पे चलने का, और फिर ग्रूमिंग्स तक आने में वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है। और जो लोग आगे नहीं पहुंच पाते उनका एक एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट हो जाता है रैंप पे चलने का। हाँ। क्योंकि बीइंग अ प्लस साइज उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो आई थिंक मेरा वो रहता है कि हम जितना लोगों के पास पहुंच पाएं और उनको वो कॉन्फिडेंस दे पाएं। एक सवाल फिर मेरे, जी। अब आप कहेंगे इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ आप ले रहे हो, बट एक मैं कॉमन सवाल है, मुझसे भी कई बार लोगों ने कहा है कि आप जो प्लस साइज को इतना प्रमोट कर रहे हैं तो ये तो एक किस्म की बीमारी है प्लस होना, आप उनको अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए जी। इनकरेज कर रहे हैं, तो क्या आप ये कर रहे हैं? तो ये जवाब ज़रूर दीजिए क्योंकि आई एम श्योर बहुत से लोग जी, ये जी। ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। मैम स्टार्टिंग के डेज में जैसे क्या होता था, लोग तो हमें नहीं बोलते थे, हाँ। गर्ल्स की फैमिली वाले उनको बोलते थे कि आप पतले नहीं हो रहे हो, बल्कि आप पॉजिटिव वे में जाके पैजेंट लड़ रहे हो, हाँ। कंपटीशन लड़ोगे, पतले होके मिसेज में जाओ, मिस में जाओ। तो अब उनके बॉडी टाइप्स हैं मैम, हाँ। किसी का बॉडी कितनी मेहनत करने के बाद भी नहीं पतला हो सकता, उसके हार्मोन्स चेंज हैं, लड़कियों में सो प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी दिक्कत होती हैं, तो क्या वो जीना छोड़ दें? क्या वो True. अपने सपने पूरे ना करें? तो ऐसा नहीं है। जब हम लोग ग्रूमिंग करते हैं वहाँ पे वो दिन रात सेम हील्स में वो भी वॉक करती हैं। क्या वो कैपेबल नहीं है? अगर पतली मॉडल वॉक करती है हील्स में, तो हमारी मॉडल्स भी प्लस साइज होके भी हील्स में कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम चैलेंजेस देते हैं उनको ताकि वो इस चीज़ों को सीख सके, उनको भी पता चले कि मॉडलिंग इतनी इजी नहीं है, मॉडल बनना इतना इजी नहीं है। लोग बहुत इजीली बोल देते हैं मुझे मॉडल बनना है। हाँ। तो मॉडल बनने का जो हार्ड वर्क है वो उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ पे हम उनको डाइट के भी सेशंस देते हैं मैम। अच्छा। कि उनको क्या हेल्दी खाना खाना चाहिए, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमारे डाइटिशियंस हैं वो उनको गाइड करते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाइट के बारे में भी नहीं नॉलेज पता नहीं होता होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मतलब ओबेसिटी को प्रमोट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी लड़कियां मैम उतनी ही फिट हैं कि वो कोई भी चैलेंज ले सकती हैं। अगर वो अनफिट होगी तो वो हील में कैसे ही वॉक कर लेगी। बिल्कुल, मैंने खुद देखा है योगा के पोस्चर्स उनके टैलेंट जी। राउंड में करते हुए, जी। तो वाकई फिट तो बहुत है। बिल्कुल No doubt बिल्कुल about it. बिल्कुल। Yeah. तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि हर एज में भी जो कैंडिडेट्स आते हैं, हमारे पास 48 50 के पास में भी कैंडिडेट आए हैं, वो भी हील्स पहन के वॉक कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कुछ प्रमोट कर रहे हैं, इट्स सब पॉजिटिव है। और आई थिंक आपको लोगों भी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैम आप जो पूरा बता रहे थे कि कैसे वो प्रोसेस रहता है। हाँ जी। एक लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज आता है। हाँ। आधी लड़कियां तो कॉम्पिटिशन्स में पैजेंट्स में नहीं आती हाँ। बिकॉज ऑफ फ्लुएंट इंग्लिश। हाँ। तो उनको लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती या हमारे जर्नल नॉलेज कम है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि आधे लोग जब सिलेक्ट भी हो जाते हैं वो ग्रूमिंग में इसलिए आने से भी डरते हैं कि सर वाह मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आ जाएं तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो मुझे ये जानना है मैम, अगर जब नेशनल इंटरनेशनल पैजेंट्स में जाते हैं क्या हमें वहाँ ट्रांसलेटर्स मिलते हैं, और क्या वो इंग्लिश आना इतना इम्पॉर्टेंट है, और कैसे क्वेश्चंस लोगों को प्रिपेयर करने चाहिए? राइट। सो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाषा एक माध्यम है। जी। इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि आपको भाषा, पुराने ज़माने में बताओ जी। जब प्रिमिटिव मैन होता था भाषाएं तो होती नहीं थी, जी। फिर भी वो आपस में बात करते करते थे। थे। हाँ, चलते फिरते थे कैसे। तो भाषा एक माध्यम है, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। सो भाषा अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए। और इंटरनेशनल की जहाँ बात आती है, आजकल बहुत से पैजेंट्स में वी हैव ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर्स, जो आपकी बात को ट्रांसलेट करके भी बताते हैं। जी। तो भाषा अगर आपको लगता है कि हिंदी में बोल रही हूँ तो मुझे मैं नहीं जा सकती, तो आप गलत सोच रही हैं। हिंदी वाले भी बहुत से बच्चे अब आने लगे हैं जी। और अच्छे से बोलने लगे हैं। अभी रिसेंटली हमारा विष्णु चौधरी है जो मिस्टर इंडिया है, रूबरू मिस्टर इंडिया है, जी। और इंटरनेशनल गया था और टोटली हिंदी स्पीकिंग है। हमारी एक बच्ची है जो मिस यूनिवर्स में गई है, अनुभा वशिष्ठ, जी। बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। तो ऐसा आप कभी मत सोचिएगा कि हिंदी स्पीकिंग कोई बीमारी नहीं है कि आपको हिंदी आती है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। जी। और इंटरनेशनल कितने कंट्रीज हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन वो अपने दिल की बात अपनी भाषा में बोलते हैं
और जजेस उनको समझते हैं, और आप जी। देखेंगे कितने ऐसे इंटरनेशनल विनर्स बनते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। ठीक तो है। इस सोच में बढ़ रही है। दूसरा आपने बोला क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जहाँ पे बात आती, जी। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स, देखिए जजेस भी इंसान हैं, उन्हें पता है कि आप कंप्यूटर नहीं है, जी। आप एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, कोई ऐसा सवाल कोई नहीं पूछने वाला आपका इसको जवाब ही नो। तो आपके जवाब आपकी ज़िंदगी, आपकी इंट्रोडक्शन उनसे आएंगे, या आपके आसपास क्या चल रहा है। सो अगर आप डेली न्यूज़ देखती हैं, अगर आप हेडलाइंस भी देख रही हैं डेली, तो भी आपको ये तो पता लग ही रहा है ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। जी। आप थोड़ा हेडलाइंस देख लीजिए, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी, खुद अपनी ज़िंदगी अंदर जाके देखिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपको अपने दिल की बात खुल के बोलनी है। कोई ऐसा नहीं कोई पूछने वाला कि हाँ जी ये बताओ कि इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट सबसे पहले किसने बनाया, कहाँ। भाई ठीक है, ये जी। सवाल भी पूछे जाते हैं, जी। लेकिन वो अलग जगह पूछे जाते अलग हैं। जगह। पैजेंट्स में ये पूछा जाता है घूम फिर के कि दुनिया में क्या चीज़ चल रही है, और एज अ ब्यूटी क्वीन आप उसमें क्या चेंज लाना चाहोगे। जी। आपका क्या मत है इसके बारे में, आपका ओपिनियन क्या है। अगर आपसे बोला जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ चेंज करोगे, तो आपको बताना है, क्योंकि आपके पास भी छोटे बच्चे हैं, जी। कि हाँ क्या चीज़ है जो मेरे को लगता है कि काम नहीं आती कभी। तो बोलिए ना, खुल के बोलिए, जी। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक चेंज भी नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो कभी भी मत घबराइए कि क्वेश्चन आंसर से मैं नहीं कर सकती, एवरीबडी कैन डू इट। मैम एक चीज़ बताओ, आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो आप अक्सर कहीं रिपीट भी करा हो, जो आपको लगता है कि आगे कैंडिडेट के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और आप उसकी मतलब माइंडसेट को रीड कर सके कि उसका वो क्या आंसर कर रहे हैं। हाँ। ऐसा कोई फेवरेट क्वेश्चन? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि इफ़ आई वाज स्टैंडिंग वेयर यू आर एंड यू वर सिटिंग वेयर आई एम, अगर मैं आपकी तरह होती और आप जज होते, तो आप मुझसे क्या पूछते? तो बच्चा बोलता है कि जी मैं ये पूछती कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं बोलूँगी अब आप इसका जवाब दीजिए। वेरी नाइस मैम। तो उसका माइंडसेट भी पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या क्यूरियोसिटी है मुझे हाँ, लेकर, हाँ। और ये कि उस चीज़ को पाने के लिए वो बच्चा क्या क्या कर करेगा। सकता ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा मेरा फेवरेट क्वेश्चन तो है, पर वो चैलेंजिंग नहीं है, बट वो क्या है, टेल मी अ जोक। मैं बताऊँ, उस टाइम बच्चे इतने टेंस होते हैं कि वो जोक भी नहीं बता पाते। सही बात है, हाँ। बहुत, क्योंकि माइंड में बहुत कुछ चल रहा बहुत होता कुछ है। चल रहा था, नहीं तो हमें कितने जोक्स पता है। हाँ। बट हाँ, वो सिर्फ मजाक की बात है, बट अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ, इनसे हमें थोड़ा बच्चे का माइंडसेट, उसका वैल्यू सिस्टम, बहुत कुछ पता लग जाता है चलता है। क्वेश्चन से। या मैम एक अक्सर लोगों को ना शायद पैजेंट इंडस्ट्री एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री में फ़र्क नहीं पता। हाँ। ये दोनों ही डिफरेंस है। लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब अक्सर लोगों का माइंडसेट रहता है आज हम विनर बने, कल से हम बिल्कुल स्टार बन जाएंगे, मूवीज़ में आ जाएंगे, हमें इतने बड़े बैनर्स अप्रोच करेंगे। तो ये क्या फ़र्क है मैम, अगर आप उनको गाइड करना चाहें? देखिए, पैजेंट ले लें या मॉडलिंग ले लें, दोनों ग्लैमर पार्ट का ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा है। दोनों पे बहुत लाइट चमकती है, जी। दोनों में शाइन होती है, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क है। मॉडलिंग की अगर हम बात बढ़ें तो आप किसी और के सपने को जी रहे हैं। जी। पैजेंट की बात करें तो आप अपने सपने को जी रहे हैं। मॉडलिंग में आप किसी के प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। जी। पैजेंट में आप खुद प्रोडक्ट होते हैं। मॉडलिंग में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, जी। पैजेंट में आपको बोलना पड़ता है। मॉडलिंग में आपको इतना दुनिया के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, पैजेंट में आपको इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है। एक मॉडल के लिए कोई ये नहीं है कि उसे दुनिया को कुछ देना है मॉडल बनने के लिए। पैजेंट में आप दुनिया को कुछ देते हैं, और अगर आप ये दोनों चीज़ों की शादी करा दें आपस में, मतलब मॉडलिंग भी है, पैजेंट भी है, तो आपके ऊपर से नज़र हटाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने कहा कि ऐसा नहीं होता कि आज आप जीत गए हैं और कल से आपको सक्सेस दरवाजे पे खड़ी मिलेगी। राइट, ऐसा नहीं होता है। आप याद रखिए कि आपको उस वक्त जो फेम मिला है, आपको कई बार उसको मेंटेन, सक्सेस मिलना आसान है लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं बस क्राउन लेके घर बैठ गए और सोचते कि काम खुद ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका हाथ पकड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन वाले, लेकिन कई बार आपको खुद भी काम ढूंढना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। फूक फूक के जब आप कदम रख के आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा, काम जी, मिलेगा, जी। धीरे धीरे मिलेगा। और कोई काम छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। मैं इतनी बड़ी हूँ तो मैं इतना ही बड़ा काम चाहिए, वो एक बार में नहीं होगा। आप छूट से शुरुआत कीजिए,
एक एक कदम करके जब आप आगे जाएंगे तो आप सक्सेस तक पहुंचेंगे ज़रूर। हम्म। गिरना भी ज़रूरी है, फेलियर भी ज़रूरी है, वो आपको एक्सपीरियंस भी देगा कि अब आपको क्या चीज़ बेटर करते जाना है। तो इंस्टेंट सक्सेस अगर मिल भी जाए आपको तो वो आप टिका नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास पीछे एक्सपीरियंस नहीं है उसको आगे कैसे लेके जाना है। So that's बिल्कुल, what my answer बहुत is. सही बात। मैम अगर आपको मॉडल को वन वर्ड में मतलब उसको डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या करेंगे? मॉडल? मॉडल को मॉडल को मैं बोलूँगी वॉकिंग टॉकिंग हैंगर्स। यस वॉकिंग टॉकिंग हैंगर्स, यानी कि वो बोलते हैं चालते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं बट हैंगर्स हैं, यानी कि उनके ऊपर या Yes. कपड़ा सजाया जा रहा है या प्रोडक्ट सजाया जा रहा है, क्योंकि ना तो वो इंटरेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ, जी। ना उनका वैसा बॉडी लैंग्वेज होता है, तो वो बेसिकली एक चीज़ को डिस्प्ले करते हैं। जैसे हम हैंगर पे कपड़ा डालते हैं जी, वैसे जी, ही उनके ऊपर बिल्कुल। डालते हैं। मॉडल कोई सुन रहे हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बट दिस इज, मुझे इन्होंने पूछा डिस्क्राइब करो तो मैं अपना ओपिनियन डिस्क्राइब नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। Yeah. अक्सर मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मैं ऑडियंस को कुछ बताना चाह जी। रहा था। जब भी पैजेंट में लड़कियां आती हैं ना, तो सबसे पहले ना हमें वो कॉल करती हैं कि सर हमारी जो गारमेंट्स होंगे ना वो फुल स्लीव्स हों प्लीज़, क्योंकि बीइंग अ प्लस साइज ना उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। फिर मैं उनको यही गाइड करता हूँ, यही चीज़ों को तो ख़त्म करने के लिए हम आपको आगे ला रहे हैं। फिर मैं जब वो सब पहुँचते हैं तो मैं सबसे पहले जो सेशन लेता हूँ ना मैम, मैं उनको सिखाता हूँ कि मॉडल को अगर वन वर्ड में बोलना है तो दैट इज़ हैंगर। हाँ और मॉडलिंग में क्या होता है, आप अपना कंफर्ट जोन बता सकते हो, हाँ। चॉइसेस नहीं बता नहीं सकते, बता सकते। क्योंकि वो आपका काम नहीं है। वो डिजाइनर के लिए आप काम कर रहे हो, उसके गारमेंट को रिप्रेजेंट करना आपका काम है बिल्कुल। कि कितनी सुंदरता से आप उसको बाहर दिखा रहे हो, राइट। क्योंकि तभी वो सेल होगा मैम, हाँ। तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तभी शूट सुंदर बिल्कुल, दिखेगा। बिल्कुल। तो मैं भी अक्सर फिर वो लड़कियों को समझ आता है कि मॉडलिंग का फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन बताना है। हाँ। कि कई लोग बिकनी शूट्स नहीं कर सकते, कई लोग इंडियंस में नहीं कंफर्टेबल, कोई वेस्टर्न में नहीं। आप कंफर्टेबल हो कहाँ वो बताओ, बट चॉइसेस नहीं बता सकते। हाँ। कि मैं ऐसा है फुल स्लीव्स भी पहन सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन हाँ, पूछा। हाँ, क्योंकि डिजाइनर आपके हिसाब से कपड़े नहीं बनाता, जी। उसको जो बेचना है वो वही वही बनाएगा। बनाता है, बिल्कुल। तो यहाँ तो पहले से ही आप क्लियर कर दीजिए, जैसे आपने कहा जी। कि भाई मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, हाँ। तो फिर उसी टाइप का डिजाइनर आपको अप्रोच करेगा जो हाँ, आपके कंफर्ट जहाँ के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स होगा। होंगी, बिल्कुल या। बहुत सही बात है। जी। तो मैम ये तो बातें होगी बहुत पॉजिटिव अच्छी बातें, या हम लोगों ने जो बहुत डीप थॉट्स के ऊपर हमने बोला कि क्या अंदर की बातें हैं पैजेंट्स को लेके। बीइंग अ मेंटोर मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आई नो आपने भी बहुत सारे बच्चे ट्रेन करे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। हाँ। अक्सर मैम मैंने जो नोटिस करा है ना, स्टूडेंट्स तब तक आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं जब तक उसको लगता है कि मेरे को कोई काम है या मतलब है। उसके बाद वो अगर उसका लगता है कि हम उसकी वो विश को पूरा नहीं कर पाए, या कोई ना कोई ऐसा चीज़ होती है कि हम शायद नहीं भी कर पा रहे होते, तो वो कट जाते हैं। हाँ। आपने कभी कुछ ऐसा फेस करा है? आपने मेरी दुखती रंग पे हाथ रख दिया। यस, एज अ मेंटर होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, और बहुत मेंटर्स जो सुन रहे होंगे वो भी मानेंगे कि ऐसा होता है। अगर आपने किसी बच्चे को कहीं तक पहुंचाया है तो दुख होता है जब वो रास्ता काट लेते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। जी। पहले मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी, परेशान होती थी, फिर मैंने अपना परसेप्टिव थोड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं घूम फिर के वो बच्चे फिर आपके पास, जब कहीं से मदद नहीं मिलती, आपके पास मुड़ के आते हैं। तो मैं उतने ही प्यार से उन्हें वापस लेती हूँ, ये सोचकर, ये बात मन में रखकर कि अगर ये मेरे पास मुड़ के वापस आए हैं तो मैंने कुछ तो उनमें उनके लिए किया होगा, जो वो मुझे ट्रस्ट करके वापस मेरे पास आए हैं। तो वो फीलिंग जो मुझे आती है, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। और कुछ नहीं भी आते, और जो नहीं आते तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि शायद हमारी जर्नी इधर तक ही थी, जी। और फिर आपको भी अपने दिल से उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काट के उन्हें रिलीज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप कब तक अपने दिल में उसको पकड़ के रखोगे। क्योंकि अगर आपने किसी में एनर्जी दी है, किसी को अपना टाइम दिया है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो रिलेशनशिप बना रहे। और मैं हमेशा यही एनकरेज करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को जब वो आते हैं कि रिलेशनशिप को बना के रखिए, दुख सुख में मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। बाकी अगर वो नहीं आते तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, उनका कर्म, जो भी वो करना चाहें, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप भी मेरी तरह से अब सोचना शुरू कर दीजिए कि अगर कोई वापस मुड़ के आपके पास आता है तो आपने कुछ तो अच्छा किया होगा जो आपके पास आए हैं। जी जी जी। तो यही सोचकर अगर आप दिल पे नहीं लगाएंगे बातें, तो आई एम श्योर आपको फील नहीं होगा। बहुत अच्छा आपने इसका मुझे आंसर दिया। अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो एक बार मैंने अपने मम्मा के साथ शेयर करा, मैंने अच्छा। उनको बोला कि मेरे को ऐसा बहुत बुरा लगा कि उस बच्चे पे मैंने इतनी मेहनत करी है। शायद वो कभी कभी विनर्स भी होते हैं ऐसे बच्चे, तो कि उसको ऐसा लगता है कि उसके बाद ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म खत्म हो गया। है ना। तो मैम
मेरे मदर ने ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई। कहते कि बेटा ये तुम्हारा सफ़र है, हाँ तुम एक ट्रेन की तरह हो। ट्रेन ने मंजिल तक जाना है, बहुत सारे पैसेंजर्स आएंगे, रास्ते उतरेंगे। से उतरते जाएंगे। हाँ। तो ट्रेन पैसेंजर्स के कारण नहीं रुकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई पैसेंजर लेट भी हो रहा है तो ट्रेन चले जाएगी। वो आपका सफ़र है, हाँ। आपको अपनी मंजिल तक जाना है। बहुत अच्छी बात बोली। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसेंजर को कहाँ तक पहुँचाना है, बीइंग अ मेंटोर। हाँ हाँ तो वो बात मेरे को इतनी गहराई से समझ आई, उसके बाद से मैंने अपने आप को थोड़ा समझा कि नहीं, हाँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाता हूँ, पर मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ वही बात है, हम जी। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, जी, अपना जो फर्ज है वो पूरा करें। और जैसे जी। मैंने आपसे कहा, जिसका जितना सफर है उतना ही वो साथ अपनी, है। जैसे कहा, ट्रेन से उतर ही जाएगा। जी, जी। आप अपने काम में कमी मत आने दें, जी, बिल्कुल या सही किसी बात है। एक एक्सपीरियंस को दूसरे के ऊपर ना हाँ, और जाने कंपेयर दें। भी ना करें। Compare भी बिल्कुल ना बिल्कुल। करें, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक ऑडियंस को बहुत कुछ इंडस्ट्री के बारे में पता चला होगा, एंड इसको आप सुनेंगे जब पैजेंट्स के बारे में, तो आई और गहराई से जान पाएंगे। एंड मैम, कोई एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहो? बिल्कुल। कुछ बच्चे हैं जो ऑडिशंस में जाते हैं, नहीं निकल पाते, 2 बार 3 बार 4 बार, और वो गिव अप कर देते हैं। जी। तो मैं उनके लिए सिर्फ 4 लाइनें कहना चाहूँगी कि बड़ा बनना है, हम्म, बड़ा बनना है तो बड़े बनने की बात पैदा कर। वाह। माँ बाप की दुआ से शुरुआत पैदा कर। बहुत बढ़िया। हुनर सीखने के हालात पैदा कर। देखना ही है तो दूर क्यों, अमिताभ जी को ही देख लो। जीरो से हीरो बनने के जज्बात पैदा कर। वेरी नाइस। कि कहीं ना कहीं आप कुछ भी नहीं थे जब अमिताभ जी के साथ इतना जी। बड़ा ट्रेजेडी हुआ, आज वो फिर कहाँ पे हैं। तो हिम्मत मत हारिएगा, आज नहीं तो कल भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। थिंग्स हैपन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वेरी नाइस, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने जो टाइम you. दिया और इतनी डीप बातें हमें बताई। Thank you. एंड आई होप आप ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि पता नहीं कि कहाँ कौन रुका है, शायद इसको सुन के वो आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। हम और नई स्टोरीज़ और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।